So, children, up to here we read about the Tipu Sultan, that how that saving, defeating his kingdom, Senagapatnam, he died in the Fourth Anglo-Mysore War. What happened next? The war with the Marathas. The first Anglo-Maratha war from 1775 to 1782 was the first of the three Anglo-Maratha wars fought between the British East India Company and the Maratha Empire in India. The war began with the Treaty of Surat and ended with the Treaty of Saibai. So, Treaty of Surat से start हुआ और Treaty of Saibai से end हुआ first Anglo-Maratha war. The Battle of Delhi took place on 11 September 1803 during the Second Anglo-Maratha War between British troops under General Lake and Marathas of Scindia armies under General Louis Barkin. मराठा वॉर फर्स्ट हुआ जो स्टार्ट हुआ था सूरत के ट्रीटी से. ट्रीटी मतलब होता है बॉन्ड, एक तरह का एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक शर्त के हिसाब से काम, एक ट्रीटी चलाना जिसके बेस पर क्या है कि कुछ चीज़ें जो मराठास थे वो उनको ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स को ऐसी होंगी जो मराठा को देनी पड़ेगी, तरह का समझौता था. सो बैटल ऑफ दिल्ली हुआ, सेकेंड मराठा वॉर से था ये. द बैटल वॉज फॉट एट पतपारगंज राइट अक्रॉस यमुना रिवर फ्रॉम हुमायूंस टूम्ब, ऑल्सो गिविंग द बैटल इट्स लोकल नेम. सो ये नाम के बैटल जो हुआ था जगह के नाम के हिसाब से रखा जाता था. थर्ड बैटल ऑफ मराठा वॉर हुआ. द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1817 to 1818 was the final and decisive conflict between the British East India Company and the Maratha Empire in India. The war left the company in control of most of India. It began with an invasion of Maratha territory by 1,10,400 British East India troops. So मराठा वॉर से क्या हो गया कि ब्रिटिश जो उनका पावर था धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्टार्ट हो रहा था कैप्चर करना. पूरा इंडिया जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ रहा था. वो एक एक करके एक एक स्टेट को वो अपने अंडर में ले रहे थे. और जिससे क्या हो रहा था कि हमारे जो इंडियन का जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट क्या, वो प्रिंसली स्टेट जो थे वो धीरे धीरे किसके अंडर में आने लगे, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आने लगे. बाद में क्या हुआ, एक पैरामाउंटेसी क्लेम हुआ. पैरामाउंटेसी मतलब कि उन्हीं का जो पावर होगा ब्रिटिशर्स का, उन्हीं का ही सबसे ऊपर होगा, सुप्रीम होगा, बाकी किसी का नहीं होगा. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823 a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than other states. So धीरे धीरे इन्होंने सारे स्टेट्स को कैप्चर किया और फिर जब धीरे धीरे सारे स्टेट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स जब इनके अंडर में आ गए तो इन्होंने पैरामाउंटेसी स्टार्ट कर दी. मतलब ये कि इन्हीं का जो रूल होगा वो सबसे पावरफुल होगा, सबसे सुप्रीम होगा, बाकी किसी भी स्टेट को इतना कोई पावर नहीं है. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This process, however, did not go unchallenged. Annexing मतलब होता है कि कब्जा करना. So, in order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. The process, however, did not go unchallenged. So, धीरे धीरे ना क्या क्या किया, धीरे धीरे हर किंगडम को इन्होंने एनेक्स करना, कैप्चर करना शुरू कर दिया. एग्जाम्पल दिया हुआ, व्हेन ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स एन स्मॉल स्टेट ऑफ किट्टौर, Rani Channamma took to arm and led an anti-British movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. But Rayana, a poor chowkidar of Sangoli in Kittur, carried on the resistance. With popular support, he destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by the British in 1830. So जब एनेक्स होने लगा, कैप्चर होने लगा, तो जो भी वहाँ के किंगडम के जो भी उसको रूल करने वाले थे उन्होंने उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया. जैसे यहाँ पर रानी चन्नम्मा थी, उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन उनको 1824 में पकड़ लिया गया और 1829 में वो उनकी डेथ हो गई. लेकिन उन्हीं के किंगडम का चौकीदार था जिसका नाम था रायना. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है. सो रायना क्या थे, चौकीदार थे संगोलिन किट्टूर. उन्होंने उनके जो आधा काम था रानी चन्नम्मा का उन्होंने पूरा ले गए और उनके पूरे सपोर्ट से, लोगों के सपोर्ट से इन्होंने ब्रिटिश कैंप को ख़त्म भी कर दिया, कई रिकॉर्ड्स ख़त्म कर दिए. लेकिन अफसोस कि वो पकड़े गए और उनको भी फांसी की सज़ा मिल गई. In the late 1830s, the company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from northwest. अगर आप मैप देखें या ग्लोब देखें तो हमारे नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ साइड में अगर ऊपर जाएंगे हम तो आपको रशिया मिलेगा. इनको ये डर थी कि ऐसा ना हो कि रशिया जो सबसे बड़ी कंट्री है इन एरिया वाइज, वो ऐसा ना हो कि इंडिया को कैप्चर कर दे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. सो दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड सिंध वॉज टेकन इन 1843. सिंध जो हमारे नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ वेस्ट में, वो कब्जा कर लिया इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने. टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर
वर्स फॉट विद द सिख किंगडम इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड। सो धीरे धीरे देखिए कैसे पंजाब को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया ब्रिटिशर्स ने। फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप वॉज एन एक्सेक्शन पॉलिसी purportedly devised by the लॉर्ड डलहौजी। एनेक्सेशन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि जैसे कोई भी अगर डेथ होती है फादर की, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उनके बेटे लोग लेंगे। लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई रूलर के पास कोई उनका बेटा नहीं है रूल करने के लिए उनके बाद, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन, एनी प्रिंसली स्टेट और टेरिटरी अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, the dominant imperial power in the subcontinent as a vassal state under the British subsidiary system, would automatically be annexed if the ruler was either manifestly incompetent or died without a direct hire। डायरेक्ट हायर मतलब हो गया कि उनका अगर अपना सगा बेटा नहीं है तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके, कोई भी ऐसा नहीं कि उनका रिलेटिव ले ले। अब ये था कि अगर किसी रूलर के पास, किसी राजा के पास अपना बेटा नहीं है सगा, तो उनके मरने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी, उनका जो किंगडम होगा वो किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। The doctrine of lap was an annexation policy purportedly devised by the Lord Dalhousie, who was the Governor General for the East India Company in India between 1840 and 1856. The latter supplanted the long-established right of an Indian sovereign without an heir to choose a successor. In addition, the British decided whether potential rulers were competent enough. The doctrine and its application were widely regarded by Indians as illegitimate. The company took over the princely states of Satara 1848। देखिए कैसे धीरे धीरे इन्होंने डॉक्ट्राइन लैप्स के थ्रू कौन कौन चीज़ें अपने अंडर में ले ली। सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849 ये अपने अंडर ले लिया। नागपुर एंड झांसी 1854, तानौर एंड अरकॉट 1855 एंड अवध औध दैट इज 1856 विद द रीजन दैट द रूलर वाज नॉट रूलिंग प्रॉपरली यूजिंग दिस डॉक्ट्राइन। सो जो रूलर अच्छे से रूल नहीं कर रहे थे उनसे भी वो सारा किंगडम जो था वो ले लिया अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। The company added about 4 million pounds sterling to its annual revenue by use of this doctrine। धीरे धीरे देखिए ब्रिटिशर्स कैसे एक ट्रेडर बन के आया था और कैसे कैसे पूरी टेरिटरी इन्होंने ले ली अपने अंडर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। सो ये इंडिया है इन 1765 एंड इंडिया इन 1805। कैसे रूल देखिए धीरे धीरे जो रेड वाला है वो जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लिया गया था, और पूरा इंडिया देखिए कैसे कैसे वो कैप्चर करते करते इंडिया का ऐसा मैप हो गया। Next, we will know about the subsidiary alliance, how it started and what were in these alliance. So, from here you just try to know how the traders became the territorial ruler of our India.